दोस्तों, कहानी की शुरुआत होती है और हम बोंगिल और हवारिम नाम के दो शैमन्स यानी कि तांत्रिकों को देखते हैं। वो लोग अपने देश कोरिया से अमेरिका एक आदमी जियोंग से मिलने जा रहे होते हैं। फिर एयरपोर्ट पर जियोंग का एक आदमी इन दोनों को पिक कर लेता है और रास्ते में इन्हें बताता है कि जियोंग काफी अमीर बिजनेसमैन है और वो कई साल पहले ही अपनी पूरी फैमिली के साथ कोरिया से अमेरिका शिफ्ट हो गए। यहाँ अब बोंगिल और हवारिम दोनों जियोंग की वाइफ से मिलने के लिए हॉस्पिटल में आते हैं और यहाँ पर ये लोग जियोंग के न्यूबॉर्न बेबी से भी मिलते हैं और इन्हें पता चलता है कि जियोंग का बेटा जब से पैदा हुआ है तो तब से वो रोए जा रहा है और काफी कोशिशें करने के बाद भी वो चुप नहीं हो रहा और उसी को चेक करने के लिए जियोंग ने इन शैमन्स को यहाँ पर बुलाया है। यह अब हवारिम और बोंगिल जियोंग के बेटे को देखते हैं और सभी लोगों को हॉस्पिटल रूम से बाहर निकालकर किसी तरह का एक रिचुअल करने लगते हैं। इसके बाद हवारिम जियोंग की वाइफ को बताती है कि इस बच्चे के ऊपर एक कर्ज है जो कि इस फैमिली के हर एक बड़े बेटे के ऊपर होता है और इन सब का कनेक्शन जियोंग के ग्रैंडफादर के साथ है। इसके बाद हवारिम और बोंगिल जियोंग से भी मिलते हैं और उसे भी ये सारी बातें बताते हैं। ये सब सुनने के बाद जियोंग इन दोनों को बताता है कि मेरे भाई ने एक मेडिकल हॉस्पिटल में सुसाइड कर लिया था और तभी से हमारे साथ ये सब कुछ हो रहा है। साथ ही जियोंग इनसे कहता है कि मुझे भी आंखें बंद करने के बाद काफी सारी अजीब आवाजें सुनाई देती हैं। ये सुनकर हवारिम जियोंग को बताती है कि मैं जब आपके घर में आई तो मुझे भी यहाँ पर कुछ परछाई दिखाई दी थी जो शायद तुम्हारे ग्रैंडफादर की थी और उनकी आत्मा को शांति नहीं मिली है, इसीलिए तुम्हारे साथ ये सब कुछ हो रहा है। साथ ही हवारिम जियोंग से बोलती है कि ये सब ठीक हो सकता है, मुझे और भी कुछ शैमन्स की जरूरत पड़ेगी क्योंकि मैं ये सब अकेले नहीं कर सकती। इसके बाद हम किम और जियोंगुन नाम के दो और शैमन्स को देखते हैं जो कि मरने वाले के परिवार वालों के कहने पर उनकी बॉडी का एक्सह्यूमा करवाता है, यानी कि उनकी बॉडी को उनकी कब्र से निकलवा कर एक ऐसी जमीन को ढूंढकर वहाँ पर दफना देता है जहाँ पर जाकर उनकी आत्मा को शांति मिल जाती है। और यहाँ भी किम अपने साथी के साथ मिलकर एक बॉडी का एक्सह्यूमा करवा रहा होता है। यहाँ ये लोग जमीन में दबे हुए उस बॉडी के कॉफिन को निकाल रहे होते हैं और तभी एक आदमी किम को बताता है कि मेरी माँ के मरने के बाद भी वो लगातार हमारे सपने में आए जा रही थी, जिससे हम लोग काफी परेशान हो गए और हमें लगा कि उनकी आत्मा को अभी तक शांति नहीं मिली है। इसी वजह से अब इन्होंने किम को हायर किया है ताकि वो इनकी माँ की बॉडी के लिए एक अच्छी जमीन ढूंढकर उन्हें वहाँ पर दफना दे और इस तरह उनकी माँ को शांति मिल जाए। लेकिन यहाँ पर अब किम उनकी माँ की मरी हुई बॉडी को बाहर निकालता है और उनकी हड्डियों को चेक करने लगता है और उस कंकाल बनी औरत के दांत गायब होते हैं, जो देखकर किम उनकी फैमिली से पूछता है कि तुम्हारी माँ के दांत कहाँ पर हैं। इस पर एक बच्चा अब सबको बताता है कि मैंने अपनी ग्रैंडमदर जो कि अब कंकाल हैं, उनकी याद में ही उनके दांत अपने पास रख लिए थे। किम समझ जाता है कि इनकी माँ को इसी वजह से शांति नहीं मिली। यहाँ किम अपने इस केस को पूरा कर देता है। इसके बाद किम बताता है कि हम सभी लोग मिट्टी से ही बने हैं और हम सभी लोग मिट्टी में ही मिल जाते हैं और इसी तरह ये लाइफ और डेथ का चक्र घूमता रहता है। इसके बाद किम और जियोंग अपने घर में जब डिनर कर रहे होते हैं तो तभी इनके पास हवारिम और बोंगिल भी आ जाते हैं, जिन्हें देखकर ये लोग काफी खुश होते हैं। यहाँ हमें पता चलता है कि ये लोग एक दूसरे को जानते हैं। फिर हवारिम किम को भी जियोंग और उसकी फैमिली के केस के बारे में बताती है और जियोंग और उसके बेटे के साथ हो रहे हादसों के बारे में भी बता देती है और कहती है कि मैंने जियोंग से उसके ग्रैंडफादर की कब्र को खोदने के लिए भी बोला है ताकि हमें ये पता चल जाए कि उसके ग्रैंडफादर की आत्मा आखिर क्यों भटक रही है। इस तरफ हम जियोंग को भी देखते हैं जो कि अब अपनी मॉम को बताता है कि वो अपने ग्रैंडफादर की कब्र को खोदने वाला है और ये सुनकर जियोंग की मॉम उसे ऐसा करने से मना करती हैं और कहती हैं कि तुम्हें शमन की बातों में आकर ऐसा नहीं करना चाहिए। मगर जियोंग अपनी मॉम से कहता है कि अब मैं इस घर का हेड हूँ और मैं ये जरूर करूंगा। इसके बाद जियोंग किम से भी मिलता है और उन्हें अपने घर की कंडीशंस बताता है। यहाँ पर किम जियोंग से उसके ग्रैंडफादर की सारी इन्फॉर्मेशन ले लेता है ताकि वो लोग जियोंग के ग्रैंडफादर की कब्र को खोलने के लिए पूरा पेपर वर्क कर सकें। मगर यहाँ पर जियोंग किम को कुछ सवालों के सही जवाब नहीं देता और किम से बोलता है कि तुम लोग इस बारे में किसी को भी मत बताओ और तुम लोग कब्र खोदने के बाद कॉफिन के अंदर रखी हुई बॉडी को देखने की कोशिश मत करना। इस पर किम मान जाता है। इसके बाद जियोंग इन सभी शैमन्स को लेकर अपने ग्रैंडफादर की कब्र के पास जाने लगता है। यहाँ किम को रास्ते में काफी बुरी फीलिंग्स आ रही थी, जैसे कि उसे ये काम नहीं करना चाहिए। यहीं जियोंग इन सभी को एक माउंटेन के ऊपर लेकर जाता है और ये देखकर हवारिम को काफी हैरानी होती है। उसे समझ नहीं आता कि जियोंग के ग्रैंडफादर की कब्र पहाड़ पर क्यों बनाई गई है। साथ ही हवारिम को एक पेड़ भी दिखाई देता है जिसके चारों तरफ भेड़िए घूम रहे थे, जो कि एक बेड साइन था। इसके बाद ये सभी लोग जियोंग के ग्रैंडफादर की कब्र के पास आ जाते हैं। यहाँ किम कब्र को चारों तरफ से चेक करने लगता है और तभी उसे यहाँ पर कब्र के ऊपर जियोंग के ग्रैंडफादर के नाम की जगह कुछ नंबर लिखे हुए दिखाई देते हैं, जो देखकर किम काफी ज्यादा हैरान होते हैं। फिर किम जियोंग से पूछता है कि आखिर तुम्हें यहाँ पर अपने ग्रैंडफादर की कब्र बनाने के लिए किसने कहा था। इस पर जियोंग किम को बताता है कि पास ही में एक गिनशुन नाम के मॉन्क ने हमें ऐसा करने के लिए कहा था। यहाँ ये सब चीजें किम को काफी अजीब लगती हैं
और उसे ये काम काफी ज्यादा खतरनाक लगता है। इसीलिए अब किम जियोंग से उसके ग्रैंडफादर की कब्र को कहीं और शिफ्ट करने से मना कर देता है और वापस आकर अपनी कार में बैठ जाता है। ये देखकर किम के सारे साथी हैरान रह जाते हैं और वो लोग किम से पूछते हैं कि आखिर तुम इस काम को क्यों नहीं करना चाहते। इस पर किम इन सभी लोगों को बताता है कि मैंने अपने 40 सालों के शेमन करियर में ऐसी कब्र कभी भी नहीं देखी और मुझे ये जगह तो शापित लग रही है। साथ ही किम इन लोगों से बोलता है कि अगर जियोंग के ग्रैंडफादर की कब्र को शिफ्ट करते समय हमसे जरा भी गलती हुई तो हम लोग बुरी तरह फंस जाएंगे और हमारी जान भी जा सकती है, इसीलिए मैं ये काम नहीं करूंगा। ये सब सुनने के बाद जियोंग किम को अपने घर में लेकर आता है और उसे बताता है कि मेरी वाइफ का 2 बार मिसकैरेज हो गया था और इसके बाद ही मेरे इस बेटे का जन्म हुआ है। साथ ही यहाँ पर जियोंग किम से कहता है कि क्या आपके भी बच्चे हैं। इस पर किम जियोंग को बताता है कि हाँ, मेरी एक बेटी है जो कि जर्मनी में रहती है और उसकी कुछ दिनों बाद शादी होने वाली है। ये सुनकर जियोंग किम से कहता है कि आप भी तो एक फादर हो, तो आप मेरा दर्द समझ सकते हो, इसीलिए आप मेरी मदद करो और मेरे बच्चे को बचा लो। लेकिन किम जियोंग से कहता है कि तुम्हारे ग्रैंडफादर की कब्र को शिफ्ट करने में काफी ज्यादा खतरा है। मगर तभी हवारिम किम से कहती है कि हम लोग एक रिचुअल करके भी तो आसानी से जियोंग की ग्रैंडफादर की कब्र को शिफ्ट कर सकते हैं। ये सारी बातें सुनने के बाद किम इस काम को करने के लिए मान जाता है और फिर अगले दिन ये सारे शेमन मिलकर कब्र को खोदने के लिए एक रिचुअल करने लगते हैं। और यहाँ पर जियोंग की बुआ भी इस रिचुअल में आई होती हैं, क्योंकि आखिरकार वो उनके डैड की कब्र थी और जियोंग के ग्रैंडफादर की कब्र को खोदने के लिए जियोंग की बुआ की भी परमिशन की जरूरत थी। यहाँ अब रिचुअल शुरू होता है और हवारिम डांस करते हुए कुछ पिग्स को काटने लगती है और इसी दौरान किम और उसके कुछ लोग कब्र को खोदने लगते हैं और काफी देर तक रिचुअल करने के बाद आखिरकार ये सभी लोग कब्र को खोद ही लेते हैं और जियोंग के ग्रैंडफादर के कॉफिन को बाहर निकाल लेते हैं। यहाँ ये सभी लोग देखते हैं कि ये कॉफिन तो काफी ज्यादा रॉयल है। फिर ये सभी शेमन इस कॉफिन को किसी दूसरी जगह दबाने ले जाने लगते हैं ताकि जियोंग के ग्रैंडफादर की आत्मा को शांति मिल जाए। यहीं इस तरफ बाकी लोग जिन्हें किम ने कब्र खोदने के लिए बुलाया था वो लोग भी अपने घर जा ही रहे थे कि तभी एक आदमी को उसी खुदी हुई कब्र में एक स्नेक दिखाई देता है जिसका मुंह इंसानों की तरह था और ये देखकर वो आदमी काफी डर जाता है और उस सांप को वहीं पर मार देता है और उसके ऐसा करते ही वो सांप जोर से चीखता है जिससे तुरंत ही यहाँ पर काले बादल आने लगते हैं और बहुत तेज बारिश शुरू हो जाती है। ये देखकर अब किम जियोंग को बताता है कि आज हम आपके ग्रैंडफादर की कॉफिन को किसी दूसरी जगह शिफ्ट नहीं कर पाएंगे क्योंकि बारिश में ऐसा करना अपशगुन होता है और इसीलिए अब हम इस कॉफिन को किसी जगह पर रख देंगे और कल इसे दूसरी जगह शिफ्ट कर देंगे। जियोंग ये करने की परमिशन दे देता है और इसके बाद योंगुन अपने एक दोस्त की मदद से कॉफिन को एक हॉस्पिटल के मॉर्ग में रखवा देता है। मगर यहीं जियोंग की बुआ को किम पर यकीन नहीं होता और ये सब देखकर किम को कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि जियोंग और उसका परिवार अपने ग्रैंडफादर के बारे में कुछ तो छुपा रहे हैं। इसीलिए अब किम पास के टेम्पल में गिसून यानी कि वही मॉन्क जिसने जियोंग के ग्रैंडफादर की कब्र को पहाड़ पर बनवाया था उनके बारे में पता करने के लिए वहां पर जाता है। यहाँ किम को एक आदमी मिलता है और किम उससे पूछता है कि इस टेम्पल के हेड का नाम गिसून था क्या। ये सुनकर वो आदमी किम से कहता है कि नहीं, इस टेम्पल के हेड का नाम गिसून नहीं बल्कि वांगबोन था। वो आदमी कहता है कि मैं तो किसी गिसून को नहीं जानता। यही वो आदमी किम से पूछता है कि आखिर तुम ये सब पता क्यों कर रहे हो। इस पर किम अब उस आदमी को पहाड़ पर बनी हुई उसी कब्र के बारे में बताता है और कहता है कि उस पर किसी का नाम क्यों नहीं लिखा। ये सुनकर वो आदमी कहता है कि अच्छा वो कब्र, दरअसल पुराने जमाने में उस कब्र के बारे में बहुत सारी अफवाहें थी कि उस कब्र के नीचे खजाना दबा हुआ है और इसीलिए काफी सारे चोर भी कब्र के पास जाते थे। शायद इसी वजह से कब्र की लोकेशन को बदलने के लिए नाम हटा दिया गया हो। यहाँ वो आदमी उन कब्र चोरों के कुछ औजार भी किम को दिखाता है और ये सब देखकर किम भी इस आदमी को बता देता है कि मैंने आज ही उस कब्र को खोदा है। वहीं हॉस्पिटल में वो आदमी जिससे योंगुन ने जियोंग के ग्रैंडफादर की कॉफिन को रखने के लिए कहा था उसे भी अब ऐसा लगने लगता है कि कॉफिन के अंदर जरूर कोई खजाना रखा होगा, इसीलिए तो उनकी फैमिली इसे खोलने से मना कर रही है और इसीलिए अब वो आदमी कॉफिन खोलने लगता है। यहाँ बोंगिन और हवारिम उसे ऐसा करते हुए देखकर रोकने की कोशिश करते हैं लेकिन तभी वो आदमी कॉफिन खोल देता है और उसके अंदर से एक नेगेटिव एनर्जी बाहर निकलती है जिसके असर से ही तुरंत ही हवारिम बेहोश हो जाती है। फिर कॉफिन खुलने की बात किम को भी पता चलती है और उसे पता चलता है कि कॉफिन खुलने से और जियोंग के ग्रैंडफादर की आत्मा बाहर निकलने से हवारिम की तबीयत खराब हो गई है। यहाँ किम भी हवारिम के पास आ जाता है और हवारिम उसे बताती है कि उस कॉफिन से कुछ तो बाहर आया था जो कि काफी ज्यादा खतरनाक है। इस तरफ हम जियोंग के घर को भी देखते हैं जहाँ जियोंग के डैड अपने घर की खिड़की से बाहर देख रहे थे और तभी उन्हें अपने डैड दिखाई देते हैं जो कि अपने बेटे से खिड़की खोलने के लिए बोलते हैं। यहाँ जियोंग के डैड खिड़की को खोल देते हैं और उनके ऐसा करते ही जियोंग के ग्रैंडफादर की आत्मा घर के अंदर आ जाती है और खाना खाने लगती है और देखते ही देखते वो स्पिरिट जियोंग के डैड को भी मार देती है और उसकी मॉम के साथ डांस करते हुए उन्हें भी खत्म कर देती है। इस तरफ हवारिम किम से कहती है
कि अब आप जाकर जियोंग को बचाओ और मैं यहाँ पर रहकर एक रिचुअल करूंगी और उस आत्मा को बोंगिल की बॉडी के अंदर लेकर आऊंगी ताकि मैं उससे बात कर सकूं और पता कर सकूं कि उस आत्मा को आखिर क्या चाहिए। यहाँ ये लोग अब अपने प्लान के हिसाब से ही रिचुअल करने लगते हैं और अब थोड़ी ही देर में वो स्पिरिट बोंगिल के अंदर आ जाती है। फिर हवारिम उस आत्मा से कहती है कि तुम अपनी फैमिली को इतना परेशान मत करो और यहाँ से चले जाओ। लेकिन वो आत्मा हवारिम से कहती है कि मैं अपने सभी बच्चों को अब अपने साथ ले जाऊंगा और इतना बोलकर वो आत्मा बोंगिल के शरीर से निकल जाती है। मगर यहाँ बोंगिल को अब खून की वोमिट होने लगती है। वहीं जियोंग के पास अब एक फोन आता है और फोन पर किम जियोंग से खिड़की खोलने के लिए बोल रहा था, लेकिन तभी जियोंग के डोर पर भी कोई नॉक करता है और जियोंग को पता चलता है कि उसके घर के बाहर भी किम ही खड़ा है। ये देखकर जियोंग हैरान रह जाता है। उसे समझ नहीं आता कि फोन वाला किम असली है या फिर उसके दरवाजे के बाहर खड़ा किम असली है। किम कंफ्यूज हो जाता है और तभी वो फोन वाले किम की बात मानकर खिड़की को खोल देता है। मगर इससे उसके ग्रैंडफादर की आत्मा घर के अंदर आ जाती है और हमें पता चलता है कि फोन वाला किम तो असल में उसके ग्रैंडफादर की आत्मा थी। यहाँ अब वो आत्मा जियोंग को पोजेस्ड कर लेती है और तभी असली किम भी होटल के स्टाफ से दूसरी कीज लेकर अंदर आता है और वो देखता है कि जियोंग अब एक सोल्जर की तरह बिहेव कर रहा है। यहाँ हमें पता चलता है कि जब जियोंग के ग्रैंडफादर जिंदा थे तो तब उन्होंने कोरिया को धोखा देकर जापान के साथ मिलकर काम किया था और इसी वजह से जियोंग का परिवार इतना अमीर बना। लेकिन फिर इन्होंने अपने ग्रैंडफादर के लिए कुछ भी नहीं किया और ये लोग उन्हें छोड़कर अमेरिका चले गए और इसी वजह से अब इनके ग्रैंडफादर की आत्मा अपने वंश के सभी लोगों को खत्म करना चाहती है। यहाँ ये बोलते बोलते ही वो आत्मा जियोंग की गर्दन को मोड़ देती है और वो जियोंग को मारते मारते किम से बोलती है, द फॉक्स कट द टाइगर्स वेस्ट। और ये बात किम को कुछ समझ नहीं आती। खैर यहाँ पर अब जियोंग की भी डेथ हो जाती है और ये देखकर किम और बाकी सभी लोग हैरान रह जाते हैं। फिर बोंगिल और हवारिम योंगुन के साथ मिलकर उस कॉफिन को जलाने के लिए ले जाने लगते हैं ताकि वो आत्मा तुरंत ही खत्म हो जाए। यहाँ किम उस कॉफिन को जलाने के लिए जियोंग की बुआ को भी कॉल करता है क्योंकि उनकी परमिशन के बिना कॉफिन को नहीं जलाया जा सकता। फिर किम उन्हें सारी कंडीशंस बताने लगता है। वहीं दूसरी तरफ वो आत्मा अब जियोंग के बेटे को मारने के लिए हॉस्पिटल पहुंच जाती है और उसे भी मारने लगती है। लेकिन तभी जियोंग की बुआ कॉफिन को जलाने की परमिशन दे देती हैं और किम तुरंत ही अपने लोगों से बोलकर उस कॉफिन को जलवा देता है, जिससे अब वो आत्मा तुरंत ही खत्म हो जाती है और इस तरह जियोंग का बेटा बच जाता है। यहाँ इन सभी को लगता है कि जैसे अब सब कुछ ठीक हो गया हो, लेकिन फिर किम को पता चलता है कि उसके एक आदमी की तबीयत खराब है। ये सुनकर किम उसी आदमी से मिलने के लिए जाता है और ये आदमी वही होता है जिसने उस दिन उस कब्र के अंदर सांप को मार दिया था। यहाँ वो आदमी अब किम को बताता है कि मुझे कई दिनों से सांप सपने में दिख रहे हैं और ये तब से ही हो रहा है जब से मैंने जियोंग के ग्रैंडफादर की कब्र को खोदा था और उसके अंदर मिले हुए एक इंसान के फेस वाले स्नेक को मार दिया था। यहाँ अब ये सब जानने के बाद किम पूरी बात की इन्वेस्टिगेशन करने के लिए एक बार फिर से उसी कब्र वाली जगह पर जाता है और कब्र को अच्छी तरह से चेक करने लगता है। तभी किम की नजर उसी इंसान के फेस वाले स्नेक पर पड़ती है, जो देखकर किम काफी डर जाता है। लेकिन तभी उसकी नजर एक और कॉफिन पर पड़ती है जो कि इसी कब्र के नीचे दबा हुआ था और ये देखकर किम पूरी तरह से हैरान रह जाता है। वो तुरंत ही अपने बाकी शैमन साथियों को यहाँ बुला लेता है और ये चारों मिलकर किसी तरह से उस कॉफिन को बाहर निकाल लेते हैं। लेकिन यहाँ ये लोग देखते हैं कि ये कॉफिन तो कुछ ज्यादा ही बड़ा है और साथ ही इसे चारों तरफ से सील किया गया है। यहाँ किम ये देखकर कहता है कि शायद ये कॉफिन भी जियोंग के किसी फैमिली मेंबर का हो सकता है, इसीलिए हमें जियोंग की फैमिली को इस बारे में इन्फॉर्म करना होगा। इसके बाद ये चारों मिलकर उस बड़े से कॉफिन को लेकर उसी टेम्पल में जाने लगते हैं जहाँ किम पहले गया था और यहाँ किम उस मॉन्क से कहता है कि आज रात के लिए हम इस कॉफिन को यहाँ रखना चाहते हैं। ये सुनकर वो मॉन्क कॉफिन को रखने के लिए मान जाता है और फिर ये सभी लोग उस कॉफिन को टेम्पल में रख देते हैं और साथ ही उसे चारों तरफ से प्रोटेक्ट भी कर देते हैं ताकि कॉफिन के अंदर की आत्मा आसानी से बाहर ना आ पाए। इसके बाद किम पूरी बात पता करने के लिए जियोंग के ग्रैंडफादर की बेटी यानी कि जियोंग की आंटी से मिलता है और उन्हें उनके डैड की कब्र के नीचे से मिले हुए उस दूसरे कॉफिन के बारे में बताता है। ये सब जानकर जियोंग की आंटी कहती हैं कि मुझे इस बारे में तो कुछ भी नहीं पता कि मेरे डैड की कब्र के नीचे एक और कॉफिन कैसे आया। तभी किम जियोंग की बुआ से कहता है कि मुझे पता चल चुका है कि आपके पिता ने हमारे देश कोरिया को धोखा दिया था और इसी वजह से उस मोंग गिशुन ने उन्हें सजा दी और उन्हें एक शापित जगह पर दफना दिया। ये सुनकर जियोंग की आंटी किम को बताती हैं कि हाँ, मेरे पिता ने कोरिया को धोखा दिया था और जापान का साथ दिया था, लेकिन मोंग गिशुन भी तो जापान का ही रहने वाला था और वो तो एक जापानीज मोंग था, तो मेरे डैड के ऐसा करने पे वो मेरे डैड को आखिर सजा क्यों देगा। ये बात सुनकर किम भी हैरान रह जाता है। उसे समझ नहीं आता कि जब गिसुन एक जापानीज मोंग था तो उसने जियोंग के ग्रैंडफादर को सजा देने के लिए वहां पर क्यों दफनाया। इसके बाद किम और उसके सारे शमन्स मिलकर उस इंसान जैसे दिखने वाले सांप को भी जला देते हैं और फिर ये सभी लोग रात में इसी टेम्पल में रुक जाते हैं।
लेकिन तभी रात में सोते समय बोंगिल की जब आंख खुलती है तो वो देखता है कि इस टेम्पल का मॉन्क उसके ऊपर खड़ा हुआ है और वो कुछ बोल रहा होता है। ये देखकर बोंगिल समझ जाता है कि ये सब उसका सपना है। वो अपने फिंगर्स पर कुछ मंत्र पढ़ने लगता है और इस तरह उसकी आंख खुलती है और बोंगिल नींद से जाग जाता है। इसके बाद बोंगिल तुरंत ही मॉन्क के रूम में जाता है, लेकिन इस टेम्पल के मॉन्क यहाँ पर नहीं होते। बोंगिल अब चारों तरफ मॉन्क को ढूंढने लगता है और तभी उसे यहाँ पर एक बहुत लंबा आदमी दिखाई देता है जो कि मॉन्क को मार रहा था। ये देखकर बोंगिल तुरंत ही हवारिम के पास आता है और उसे अपने साथ चलने के लिए बोलता है। यहाँ हम देखते हैं कि हवारिम का हाथ किसी लेडी ने पकड़ रखा था और ये लेडी हवारिम की ग्रैंड मदर होती हैं, जो कि असल में तो मर चुकी हैं, लेकिन एक आत्मा के रूप में वो हमेशा ही हवारिम को प्रोटेक्ट करती रहती हैं। यहाँ अब हवारिम और बोंगिल उसी कॉफिन के पास आ जाते हैं, लेकिन यहाँ वो लोग देखते हैं कि वो कॉफिन तो अब पूरी तरह से टूट चुका है और उसके अंदर से बॉडी भी गायब है। और ये देखकर ये दोनों काफी डर जाते हैं। बोंगिल तुरंत ही मॉन्क को ढूंढने के लिए बाहर जाता है। तभी हवारिम को उस कॉफिन के अंदर से एक काफी पुराना हेलमेट मिलता है। हवारिम ये देख ही रही थी कि तभी उसके सामने एक बहुत बड़ा आदमी आ जाता है जो कि किसी मॉन्स्टर की तरह लग रहा था। वो हवारिम से अपना हेलमेट मांगता है और पूछता है कि क्या कोई इंसान अंदर मौजूद है। यहाँ हवारिम काफी डर जाती है और मना करती है और कहती है कि यहाँ पर कोई भी इंसान मौजूद नहीं है, मैं तो आपकी सर्वेंट हूँ। हवारिम उस मॉन्स्टर को अपना लॉर्ड बोलने लगती है और उसके लिए स्वीट फिश लाने के लिए बोलती है। तभी वो मॉन्स्टर हवारिम के सामने एक कटा हुआ सर डालता है, जो देखकर हवारिम काफी डर जाती है। फिर वो मॉन्स्टर हवारिम पर भी हमला करने ही वाला होता है, लेकिन तभी हवारिम यहाँ से भागती है और फिर बोंगिल भी यहाँ पर आकर उस मॉन्स्टर पर हमला करने लगता है। बोंगिल उस मॉन्स्टर को मारने की कोशिश करता है, लेकिन बोंगिल के हमलों का उस मॉन्स्टर पर कुछ भी फर्क नहीं पड़ता और वो बोंगिल को अपने वश में कर लेता है और बोंगिल के पेट में अपना हाथ डालकर उसे जख्मी कर देता है। ये देखकर हवारिम काफी ज्यादा डर जाती है। उसने आज से पहले ऐसा कभी भी नहीं देखा था। यहाँ अब वो मॉन्स्टर भी हवारिम को मारने के लिए उसकी तरफ बढ़ने लगता है, मगर तभी अचानक से वो मॉन्स्टर बीच में ही रुक जाता है और किसी तरह की प्रेयर करने लगता है और देखते ही देखते वो मॉन्स्टर पूरे तरह से जल जाता है। यहीं किम और योंगुन भी यहाँ पर आ जाते हैं और ये तीनों उस मॉन्स्टर को जलता हुआ देखने लगते हैं। यहाँ इन लोगों को अपने किए हुए सारे रिचुअल्स याद आ रहे थे जो कि इन्होंने आज तक किए थे, लेकिन इन्होंने आज तक कुछ भी ऐसा नहीं देखा था। खैर यहाँ पर अब बोंगिल की हालत भी काफी खराब होने लगती है और ये देखकर हवारिम काफी ज्यादा रोती है और किम से बोंगिल को बचाने के लिए बोलती है, लेकिन किम और उनके साथी की हालत काफी खराब थी, वो तो हिल भी नहीं पा रहे थे। खैर यहाँ पर ये लोग किसी तरह से बोंगिल को हॉस्पिटल में लाते हैं और उसे एडमिट करा देते हैं। यहीं अब किम हवारिम के पास आता है और उससे बोलता है कि ये सब कुछ मेरी ही वजह से हुआ है। अगर मैं उस कॉफिन को उस कब्र से बाहर नहीं लाता तो बोंगिल को कुछ भी नहीं होता। इस पर हवारिम किम से कहती है कि इसके अंदर आपकी कोई भी गलती नहीं है, वो मॉन्स्टर काफी ज्यादा पावरफुल था। यहाँ हवारिम किम से कहती है कि पहले मैं हर एक नेगेटिव एनर्जी को महसूस कर लेती थी, लेकिन इस बार मैं कुछ भी नहीं कर पा रही हूँ। यहाँ हवारिम किम से बोलती है कि इस घोस्ट के अंदर कुछ तो अलग बात थी और ये मॉन्स्टर काफी समय से एनिमल्स की एनर्जी लेकर ही यहाँ तक आया है, इसी वजह से ये इतना पावरफुल है। ये सब सुनने के बाद किम तुरंत ही उसी टेम्पल में आ जाते हैं जहाँ पर उन्हें कुछ पुरानी किताबें रखी हुई दिखाई देती हैं और उनके अंदर उन्हें एक फोटो मिलती है जो कि उन्हीं कब्र चोरों की थी। इस तरफ बोंगिल की हालत में अब काफी सुधार आ जाता है, लेकिन क्योंकि उस मॉन्स्टर ने बोंगिल को पोजेस्ड कर लिया था, इसीलिए हवारिम अपनी दो दोस्तों को भी यहाँ पर बुला लेती है और वो दोनों भी शमन्स होती हैं। वहीं किम उन कब्र चोरों के हथियारों को लेकर उसी कब्र को खोदने लगता है जिसके अंदर से वो मॉन्स्टर निकला था। और वहीं हवारिम भी बोंगिल को ठीक करने के लिए अब एक रिचुअल करने लगती है और तभी बोंगिल को भी होश आ जाता है। हवारिम बोंगिल से पूछती है कि आखिर वो मॉन्स्टर कौन है। इस पर बोंगिल हवारिम से कहता है कि वो मेरे लॉर्ड हैं। यहाँ हमें पता चलता है कि बोंगिल पूरी तरह से उस मॉन्स्टर के कब्जे में आ चुका है। यहीं अब बोंगिल हवारिम को बताता है कि मेरे लॉर्ड यानी कि उस मॉन्स्टर ने 10,000 लोगों को मारा है और इसीलिए वो इतने पावरफुल हैं। यहाँ बोंगिल हवारिम के सामने कुछ गिनतियां गाने लगता है और कहता है कि मेरे लॉर्ड किसी चीज की रक्षा कर रहे हैं। इस तरफ किम अब उस कब्र को और भी ज्यादा गहरा खोद देता है और तभी उसे यहाँ पर वो मॉन्स्टर दिखाई देता है जो कि यहाँ पर सो रहा था। ये देखकर किम काफी डर जाता है। इसके बाद किम योंगुन को भी उस मॉन्स्टर के यहाँ होने के बारे में बताता है और कहता है कि वो मॉन्स्टर हर रात अपनी कब्र से बाहर निकलता है और उस समय उसकी पावर काफी ज्यादा होती है और फिर सुबह वो मॉन्स्टर अपनी कब्र में वापस चला जाता है। यहीं किम को याद आता है कि जियोंग के ग्रैंडफादर की आत्मा ने मरते समय कहा था द फॉक्स कट द टाइगर्स वेस्ट, यानी कि एक लोमड़ी ने टाइगर की कमर काट दी या फिर उसकी पीठ में छुरा भोंक दिया। इसका कुछ यही मतलब होगा। खैर यहाँ पर किम को अब समझ आ जाता है कि जियोंग के ग्रैंडफादर की आत्मा उस बात में फॉक्स बोलकर मोंग गिसुन के बारे में बता रही थी और शेर वो कोरिया को बता रहा था क्योंकि कोरिया का मैप बिल्कुल एक शेर की तरह दिखाई देता है।
यहाँ किम समझ जाता है कि आखिर मोंग गिसून ने क्या किया है। फिर किम हवारिम को उन्हीं ग्रैब रोबर्स की फोटो दिखाता है और हवारिम को बताता है कि ये लोग कोई चोर नहीं थे, बल्कि ये लोग तो कोरिया के काफी अच्छे इंसान थे। ये सुनकर हवारिम समझ जाती है कि बोंगिल उस समय जो गिनतियां बोल रहा था और वो कह रहा था कि मेरे लॉर्ड किसी चीज की रक्षा कर रहे हैं, तो वो ऐसा इसीलिए बोल रहा था क्योंकि जिस जगह पर उस मॉन्स्टर की कब्र है वहाँ पर मेटल की कोई ऐसी रोड लगाई गई है जिससे कोरिया के अंदर नेगेटिव एनर्जी पैदा हो रही है, और उसी को खत्म करने के लिए वो ग्रैब रॉबर्स हमेशा कब्रों को खोदते रहते थे ताकि उन्हें वो स्टील की रोड मिल सके और वो लोग उसे खत्म कर दें, और इस तरह कोरिया के अंदर पैदा होने वाली नेगेटिव एनर्जी को वो लोग खत्म कर देते। यहाँ ये लोग समझ जाते हैं कि उस जापानी मोंक गिसून ने जानबूझकर ही जियोंग के ग्रैंडफादर की कब्र को उस मेटल की रोड के ऊपर बनवाया था ताकि कोई भी उस कब्र को ना खोल पाए और कोरिया में ऐसे ही नेगेटिव एनर्जी बनी रहे। इन सारी चीजों से ये लोग समझ जाते हैं कि वो मॉन्स्टर उसी मेटल की रोड को प्रोटेक्ट कर रहा है। यहाँ अब ये तीनों उस मॉन्स्टर को हराने की बातें करने लगते हैं और तभी किम हवारिम से बोलता है कि वो मॉन्स्टर उस मेटल की रोड से जुड़ा हुआ है और अगर हम लोग मेटल की रोड को खत्म कर दें तो वो मॉन्स्टर भी उसके साथ ही खत्म हो जाएगा। ये सुनकर हवारिम अब एक प्लान बनाती है और किम से कहती है कि मैं किसी तरह से मॉन्स्टर के कब्र के बाहर आने के बाद उसका ध्यान अपनी तरफ कर लूंगी और उसी रात तुम लोगों को उस मेटल की रोड को खत्म करना होगा जिससे वो मॉन्स्टर तुरंत ही मर जाए। यही ये तीनों बोंगिल के शरीर पर लगी हुई चोट को भी देखते हैं और ये लोग समझ जाते हैं कि बोंगिल के शरीर पर जिस हिस्से पर टैटू से बने हुए मंत्र नहीं लिखे थे उस मॉन्स्टर ने वहीं पर हमला किया है, यानी कि वो मॉन्स्टर मंत्र वाली जगह पर हमला नहीं कर सकता। और ये देखने के बाद किम हवारिम और योंगुन तीनों अपने ऊपर काफी सारे टैटू बनवा लेते हैं और फिर उसी कब्र के पास आ जाते हैं। यहाँ ये लोग कब्र के चारों तरफ फिश डाल देते हैं और मॉन्स्टर को हराने का प्लान करने लगते हैं। वहीं हवारिम की दो दोस्त बोंगिल के पास आ जाती हैं ताकि जब वो मॉन्स्टर मरे तो वो बोंगिल को नुकसान ना पहुंचा पाए और हवारिम की दोस्त कोई रिचुअल करके बोंगिल को बचा लें। इसके बाद रात के समय वो मॉन्स्टर अपनी कब्र से बाहर निकलता है और उन मछलियों को खाते हुए आगे बढ़ने लगता है। वहीं हॉस्पिटल में बोंगिल को भी होश आ जाता है और वो भी उसी मॉन्स्टर जैसी हरकतें करने लगता है। यही मॉन्स्टर को बाहर आता हुआ देखकर हवारिम अपने रिचुअल को शुरू करती है और एक पेड़ के पीछे जाकर छुप जाती है और उस मॉन्स्टर से पेड़ बनकर बात करने लगती है। वहीं किम और योंगुन दोनों कब्र के अंदर जाकर उस मेटल की रोड को ढूंढने लगते हैं। वहीं हवारिम मॉन्स्टर से उसके बारे में पूछती है और कहती है कि ये मेरा जंगल है, इसीलिए तुम यहाँ से चले जाओ। इस पर अब वो मॉन्स्टर हवारिम को उसी जापान और कोरिया की वॉर के बारे में बताने लगता है और इस मॉन्स्टर को ऐसा लगता है कि जैसे वो वॉर अभी भी चल रही हो। यही हवारिम मॉन्स्टर से बात करके उसका ध्यान और भटकाने की कोशिश करती है, लेकिन अब वो मॉन्स्टर समझ जाता है कि वो किसी पेड़ से बात नहीं कर रहा बल्कि हवारिम उसे बेवकूफ बना रही थी। ये बात जानते ही वो मॉन्स्टर हवारिम पर हमला करने लगता है। वहीं किम और उनके साथी को काफी ढूंढने पर भी वो रोड नहीं मिलती, मगर किम हार नहीं मानते और वो रोड को ढूंढते रहते हैं। इस तरफ वो मॉन्स्टर हवारिम पर हमला करने ही वाला था, लेकिन तभी हवारिम की ग्रैंड मदर की आत्मा यहाँ पर आ जाती है और उन्हें देखकर वो मॉन्स्टर हवारिम को नहीं मार पाता। हवारिम तुरंत यहाँ से भागने लगती है और तभी योंगुन भी हवारिम के पास आ जाता है, लेकिन तभी ये दोनों देखते हैं कि वो मॉन्स्टर अपने आप को जलाकर फिर से वापस अपनी कब्र के अंदर जा रहा है जहाँ पर अभी भी किम मौजूद है। वहीं किम उस मॉन्स्टर को अपनी तरफ आता हुआ देखते हैं और किम को कुछ भी समझ नहीं आता कि वो क्या करें, और फिर वो मॉन्स्टर यहाँ पर आकर किम के पेट को फाड़ने लगता है। ये देखकर हवारिम और योंगुन उस मॉन्स्टर के ऊपर गर्म खून डालने लगते हैं जिससे वो मॉन्स्टर यहाँ पर जलने लगता है। और ये चीज देखकर किम समझ जाता है कि वो लोग जिस मेटल की रोड को ढूंढ रहे थे वो कब्र के अंदर नहीं बल्कि इसी मॉन्स्टर के अंदर है। यहाँ अब वो मॉन्स्टर हवारिम और योंगुन को भी मारने लगता है और तभी हवारिम को उस मॉन्स्टर की पूरी लाइफ दिखाई देती है और हवारिम को पता चल जाता है कि गिनसुन ने इस आदमी के मरने के बाद इसके अंदर ही वो मेटल की रोड रख दी थी और उसे कब्र में बंद कर दिया। और क्योंकि इस आदमी ने 1000 लोगों को मारा था इसीलिए इस आदमी पर मेटल की रोड का ज्यादा असर नहीं हुआ और फिर ये आदमी एक मॉन्स्टर बन गया। यह अब वो मॉन्स्टर हवारिम और योंगुन को मार ही रहा था कि तभी किम को यहाँ पर पुराने जमाने के कब्र चोरों का एक हथियार दिखाई देता है और किम समझ जाते हैं कि अगर वो इस मॉन्स्टर पर इस हथियार से हमला करेंगे तो ये मॉन्स्टर मर सकता है। ये देखकर अब किम उस मॉन्स्टर के पैर पर एक रोड मारते हैं जिससे उस मॉन्स्टर को अब काफी दर्द होता है और साथ ही बोंगिल पर भी उस हमले का असर हो रहा होता है। यह अब वो मॉन्स्टर किम को पकड़ने लगता है। तभी योंगुन भी उस मॉन्स्टर पर हमला करता है, लेकिन योंगुन के हथियार से उस मॉन्स्टर पर कोई भी असर नहीं होता और ये देखकर किम फिर से अपने हथियार पर अपना खून लगाते हैं और उस मॉन्स्टर पर हमला करने लगते हैं। और इन हमलों का असर बोंगिल पर भी लगातार हो रहा होता है और बोंगिल के मुंह से खून निकलने लगता है। यहीं किम भी अब अपने हथियार पर एक बार फिर से खून लगाते हैं
और उस मॉन्स्टर के सर को काटकर उसे खत्म कर देते हैं। लेकिन अब किम की भी तबीयत काफी ज्यादा खराब होने लगती है और ऐसा लगता है कि वो अब जिंदा नहीं बच पाएंगे। वहीं बोंगिल के पास हवारिम की दोस्त एक रिचुअल करती हैं और बोंगिल उस मॉन्स्टर के वश से बाहर आ जाता है। फिर यहाँ हवारिम और योंगुन किम को भी हॉस्पिटल ले आते हैं, जिसके बाद कहानी कुछ समय आगे जाती है, जहाँ पर हम हवारिम को किम के पास बैठा हुआ देखते हैं और अब किम को भी होश आ चुका था। यहाँ बोंगुल भी अब पहले की तरह ठीक हो गया होता है और ये सभी लोग फिर से अपना अपना शैमन वाला काम करने लगते हैं। लेकिन कहीं न कहीं इन्हें अब भी उस मॉन्स्टर का डर होता है। इसके बाद बोंगिल, हवारिम और योंगुन किम की बेटी की शादी में जाते हैं, जहाँ किम इन सभी लोगों को अपनी फैमिली फोटो में लेता है और इन्हें भी अपना परिवार बना लेता है। और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। सो दोस्तों, ये थी इस मूवी की फुल स्टोरी। आई होप कि आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। खैर, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलेगा और हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।